नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज इस लाइव सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा आप देख रहे हैं बिल्कुल ये जो लेक्चर नंबर 4 है और आज भी हम ऐसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फटाफट आप सभी लोग जुड़ जाइए और देख लिया जाए कि आज के आखिर वो कौन से प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है उस पहले प्रश्न को देख लिया जाए। आखिर क्या है आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा है आज का पहला प्रश्न। कह रहा है पहला प्रश्न कि द मोस्ट, यहां कह रहा है कि द मोस्ट पॉइजनस स्नैक इज, यानी सबसे पॉइजनस स्नैक कौन है। मोस्ट पॉइजनस स्नैक इज यानी सबसे मोस्ट पॉइजनस स्नैक कौन है। देखिए मैंने अपना जो पिक्चरल लेक्चर आपको पढ़ाया था स्नैक का, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था कि जो पॉइजनस स्नैक होता है उसका एक ट्रिक मैंने बताया था कि कोबरा की बीवी से रात में मिलोगे तो पिट जाओगे। कोबरा की बीवी से रात में मिलोगे तो पिट जाओगे, ऐसा हमने बताया था। देखिए यहां पर मैंने बताया था कि जैसे कोबरा, किंग कोबरा और करैत, यहां पर एक था करैत। ठीक है, करैत, तो करैत हमने बात किया था कि जो करैत होता है ये सबसे जो है विषैला होता है। कौन? करैत सबसे विषैला होता है। ठीक है, तो इसका जो देखिए फटाफट देखिए यहां पर करैत है ऑप्शन में, बिल्कुल है, करैत ऑप्शन में है। और यहां देख रहे हैं कि पहला है करैत और दूसरा है ट्री स्नैक और रैटल स्नैक और पाइथन। समझ रहे हैं बिल्कुल, मतलब ये ट्री स्नैक पेड़ पे चढ़ने वाला, रैट स्नैक चूहा उहा को खाने वाला, जो घुड़पचार है पाइथन अजगर, तो ये तो विषहीन होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? करैत इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अपने अपने सुझाव बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप दे सकते हैं। ठीक है, आज भी हम ऐसे प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं जो आपसे अंत में जरूर करेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था अगले लेक्चर का, उसका आज आंसर भी हम व्याख्या करने वाले हैं। तो चलिए आज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये रहा आज का दूसरा प्रश्न। कह रहा है विविपेरस एनिमल आर। अब बताइए इसमें विविपेरस एनिमल कौन है। ठीक है, अर्थात जो अंडा नट अंडा, यहां पर बच्चे देने वाले। क्या? बच्चे। विविपेरस का मतलब बच्चे देने वाले, और ओविपेरस अगर कहें, हम कहते ओविपेरस तो ये हो जाता अंडे देने वाले। तो यहां कह रहा बच्चे देने वाले जंतु कौन से हैं जो अपने संतान को जन्म देते हैं। तो कह रहा है रनिंग बर्ड्स। ठीक है, अब बर्ड कोनो चिड़िया जो है बच्चा देता है, ये अंडे देते हैं ना, तो यहाँ सिल्वर फिश ये सब अंडे वाले हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। कह रहा है टर्टाइल्स, स्नैक, लीचेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डी नंबर ही है, डी नंबर समझ रहे हैं भाई, लेकिन देख लिया जाए इनको भी, टर्टाइल, कछुआ, स्नैक, सर्प और लीचेस नहीं। अब बोनी फिशेस, फ्रॉग, लिजार्ड नहीं। तो स्कॉर्पियन जो बिच्छू, देखिए बिच्छू जो केकड़े होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जो बिच्छू की विशेषता है कि एक बार संतान को देगा जन्म तो ये मर जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब ये अपने जीवन में एक बार अगर जन्म दिए, इनका पेट फट गया और मर गए। तो भैया ऐसे काहे करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, इनको कौन समझाए। समझ रहे हैं कि भैया ऐसा ना करो, नहीं फट जाएगा तुम्हारा पेट, मर जाओगे, चले जाओगे तुम। समझ रहे हैं, तो स्कॉर्पियन, व्हेल और रैबिट, ये सब जो है इसका जो राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। और यही कैसे हैं? विविपेरस एनिमल हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न की भी हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिट्स इज मोस्ट अनसुटेबल फॉर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं उसके लिए अनसुटेबल हैबिट निम्न में से कौन दर्शाते हैं। यानी प्राथमिक उत्पादक, देखिए आपने नाम सुना होगा, देखिए जब आप पिरामिड पढ़ते हैं तो यहां उत्पादक, उपभोक्ता, यानी यहां पर उत्पादक अब कहेंगे प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर, उत्पादक इसको कहते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होगा। तो कह रहा है कि कौन सा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए अनसुटेबल हैबिट दर्शाता है। कह रहा है मेडो, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, रिवर, बैंक। समझ रहे हैं, और कह रहा है केव। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा भाई, क्या होगा राइट आंसर? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। ठीक है, बहुत ही अच्छा। इसका जो राइट आंसर आ रहा है बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, केव। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है?
केव। चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न की तरफ हम ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पेडोलॉजी किसका अध्ययन, किसके अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। कह रहा है रॉक्स के अध्ययन को कहते हैं कि सॉइल्स के अध्ययन को कहते हैं कि क्रॉप डिजीजेस को कहते हैं कि लोकोमोशन ऑफ एनिमल्स को कहते हैं। किसके अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं? बिल्कुल नंदनी कुमारी, आर्यन खत्री, श्रीधर तिवारी और वेमोस श्रीवास्तव जो कि गुरुजी हैं आप, और अंकिता मौर्य। बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? इसका राइट आंसर है बिल्कुल सॉइल इज द राइट आंसर। चलिए आज का जो 5वां प्रश्न है, 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए प्रश्नों को बिल्कुल आप माइंड में रख करके चलिएगा, इसको आप हल्के में नहीं। एक दिन एक लोग ने कमेंट किया, बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने लिखा कि सर मैं भी सोचता हूं कि आपकी क्लास ले लूं, अब बड़ा मजा था, मजा ले लें। तो ये क्लास मजा लेने के लिए नहीं है, अगर आप मजा लेंगे ना तो ये भी आपके साथ मजा ले लेगा, क्योंकि अभी तक ये मजा ही ले रहा है, क्योंकि हमने मजा लिया है। समझ रहे हैं? बिल्कुल मजा जो लेंगे उसके साथ ही ये भी मजा ही लेगा। तो बिल्कुल ऐसा काम ना करें, मजा लेने के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं भाई, सीरियसली हो जाइए आप। एग्जाम तो आप लोगों ने देखा, बिल्कुल आ गया नोटिफिकेशन। समझ रहे हैं कि अगस्त सितंबर लास्ट तक तो जरूर है। आप 90 दिन का शेड्यूल बनाइए, या जो भी आप बिल्कुल सुटेबल कर पाए उसके हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कह रहा है 5वां प्रश्न, कह रहा है इन कमेंसालिज्म में क्या होता है? ठीक है, कह रहा है बोथ पेरेंट्स आर बेनिफिशियरी, मतलब दोनों जो पेरेंट्स होता है, कह रहा है दोनों धनात्मक होते हैं? नहीं, कमेंसालिज्म में नहीं है। देखिए कमेंसालिज्म आप हमेशा अगर कमेंसालिज्म की बात करें, किसकी? कमेंसालिज्म की अगर बात करें तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि कमेंसालिज्म में आप इसका फार्मूला होता है प्लस और जीरो। ठीक है, प्लस यहाँ 1 0, इसका मतलब एक बेनिफिटेड होता है और दूसरे जो है न्यूट्रल होता है। क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है। दूसरे न्यूट्रल मतलब इसको हानि भी नहीं होती है, अब पहले वाले को लाभ हो जाता है। दूसरा कह रहा है बोथ पेरेंट्स आर हार्म्ड, दोनों को नुकसान होता है? नहीं। कह रहा है वीकर पार्टनर इज बेनिफिटेड। जी बिल्कुल, एक जो है मुख्य रूप से क्या होता है? बिल्कुल बेनिफिटेड होता है, दूसरा न्यूट्रल रहता है। तो सी इसका राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत ही अच्छा। देखिए अनुपम यादव, ब्रजेश कुमार, नफीस अहमद, विपिन दुबे, प्रीति अनुरागी, सूरज कोटारिया, संजना पटेल, बहुत ही बढ़िया। समझ रहे हैं आप लोगों का जो एक बिल्कुल सपोर्ट होता है, काफ़ी जो है काबिले तारीफ होता है। इसी तरीके से आप लोग बिल्कुल लगे रहें। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, यानी जो इकोसिस्टम टर्म है किसने दिया टर्म इकोसिस्टम? ये बहुत बार आ चुका है दोस्त, ये बहुत बार पूछा गया है। टर्म इकोसिस्टम कॉइन्ड बाय किसने दिया? देख रहे हैं बिल्कुल बौछार लगी हुई है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। कह रहा ओडम ने दिया कि अर्नस्ट हिकेल ने दिया कि टेंसले ने दिया कि रीटर ने दिया? किसने दिया टर्म इकोसिस्टम? बिल्कुल ये देखिए तड़ातड़ बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं। बिल्कुल सी नंबर इसका सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर, टेंसले। टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय टेंसले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 नंबर में कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम लाइज इन। ठीक है, इकोसिस्टम का जो महत्व है कह रहा लाइज इन किस में? सबसे ज्यादा। ठीक है, इकोसिस्टम में। कह रहा साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स के लिए? नहीं, ऐसा नहीं। कह रहा है फ्लो ऑफ एनर्जी, तो दोनों नहीं होंगे। साइकिलिंग ऑफ मटेरियल की भी साइकिलिंग जब इकोसिस्टम होगा। देखिए पारिस्थितिक तंत्र, अभी जैसे कोरोना आ गया तो लोग काहे मरने लगे। देखिए जब यहाँ संख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी, भार भी बढ़ जाएगा, जीव भार भी बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे उसका बैलेंस क्या होगा? गड़बड़ होने लगेगा। तो कुछ को मारना पड़ेगा। तो प्रकृति ने क्या किया कि जा बेटा जा कोरोना, जा कोरोना, तू किसी को जो है लेके आ, दिल नहीं उसकी पूरी शरीर तोड़ के आ जा। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल वही किया ना। और बैलेंस करने के लिए यहाँ प्रकृति को बैलेंस, क्योंकि पहले आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, अब तो जिसका कटाव हो जा रहा है, कोई वृक्ष लगा ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं? पहले तो आम आपको फल खाने को मिलते थे, अब आज तो एक बिस्वा, समझ रहे हैं, इंच में जमीनें बिक रही हैं। तो कोई बड़ा विशाल काय आम का वृक्ष क्यों लगाएगा? इतना अपनी जमीन क्यों फंसाएगा? तो आज ये कंडीशन के कारण बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम का जो इंपॉर्टेंस है, साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स
साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा। फ्लो ऑफ एनर्जी, ये बोथ ऑफ द अबव, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, देखिए हमको टाइम का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है ताकि काफी लंबा लेक्चर ना खींचे। ठीक है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कराया जा सके। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एन इकोसिस्टम इज कॉम्प्लेक्स इंटरैक्टिंग सिस्टम ऑफ, ठीक है, एक इकोसिस्टम जो होता है वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स इंटरैक्टिंग सिस्टम होता है। किसका होता है कॉम्प्लेक्स इंटरैक्टिंग सिस्टम, मतलब ये किसका जो है कॉम्प्लेक्स इंटरैक्टिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जटिल रूप से। तो कह रहा है पॉपुलेशंस के बीच नहीं, इंडिविजुअल्स के बीच नहीं, देख रहे हैं कितनी बार आया है, ऐसे प्रश्नों को आप हल्के में न लीजिए। ठीक है, और कह रहा है कम्युनिटीज एंड दियर सॉइल कंडीशंस नहीं, कह रहा है कम्युनिटीज एंड दियर फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, बिल्कुल कम्युनिटी और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में इसका जो कॉम्प्लेक्स इंटरएक्टिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर डी ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, जैविक साम्यावस्था, जैविक साम्य जो बनता है जीवों के अनुसार से साम्य जो बनता है, इज एन इक्विलिब्रियम एमंग। ठीक है, एक साम्यावस्था के अनुसार जो जैविक साम्यावस्था बनता है वो किसके किसके थ्रू बनता है। ठीक है, किसके किसके थ्रू बनता है एक बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए कह रहा है कि प्रोड्यूसर से बनता है। प्रोड्यूसर से केवल बन जाएगा, प्रोड्यूसर से बढ़ते चले जाएंगे, हमारे पेड़ पौधे निकलते चले जाएंगे तो पलट नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा, उसको खत्म करने वाला भी तो होना चाहिए। समझ रहे हैं, कह रहा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, हाँ प्रोड्यूसर कंज्यूमर तो है, लेकिन अब प्रोड्यूसर को ये कंज्यूमर ले लिया, लेकिन कंज्यूमर भी तो नष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कह रहा प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर, अब डिकम्पोजर अपघटक, तो बिल्कुल अपघटक किसको नष्ट करेगा, इसको तो नष्ट करेगा, लेकिन जो कंज्यूमर है कंज्यूमर को भी तो नष्ट करना चाहिए, तभी तो एनर्जी जो है फ्री होगी। तो डी ऑप्शन में कह रहा है प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, हाँ ये तीनों हैं, तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ भी हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का बेस्ट स्रोत क्या है, यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को तो जरूर ध्यान रखें। ठीक है, कि बेस्ट विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का जो बेस्ट स्रोत है वह क्या है। बिल्कुल रोहित कुमार, देखिए जो भी हमारे सपोर्टर लोग हैं भाई, बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को। हम कुछ नाम भी बताना चाहेंगे, जैसे रोहित कुमार हैं, बायोलॉजी मंत्रा हैं, कामिनी गुप्ता, छाया कुमार और राघवेंद्र कुमार जी हैं, जीवाराम और केएस बायोलॉजी। समझ रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। ठीक है, चलिए अगले अभी और ढेर सारे नाम हैं भाई, सभी नाम तो नहीं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं जिनका भी सपोर्ट रहता है, बेहतरीन उत्तर होता है, उनके नाम तो एक बार ले ही ले जाएं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बेस्ट सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी का देख लिया जाए। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप कई लोग बिल्कुल बी नंबर, बी इज द राइट, बहुत ही अच्छा। ट्रीज, ठीक है, ट्रीज बायोमास देख लिया जाए कहाँ है भाई, ये कोल है, ट्रीज है, पेट्रोलियम है, कैटल्स। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बेशक ट्रीज इसका होगा, पेड़ पौधे, बायोमास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है उसकी तरफ भी हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है स्प्रेइंग, छिड़काव ऑफ डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। कह रहा है डीडीटी का छिड़काव ऑन क्रॉप्स, फसलों पर, प्रोड्यूसेस पॉल्यूशन। अगर फसलों पर डीडीटी का छिड़काव कर दिया जाए तो जो प्रदूषण उत्पन्न होता है, कौन सा प्रदूषण उत्पन्न होता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा एयर ओनली, वायु प्रदूषण होता है। कह रहा एयर एंड सॉइल, मतलब मृदा प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण भी। कह रहा एयर एंड वाटर ओनली, यानी जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो डीडी का छिड़काव करें तो क्या हो, पहली बात तो वायु में भी प्रदूषित, वायु को भी करेगा, समझ रहे। अब मृदा में पहुंचेगा उसके थ्रू तो मृदा को भी प्रदूषित करेगा, पानी का बहाव हुआ तो चिगला गया पानी में तो पानी को भी प्रदूषित करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही अच्छे, इसकी राइट आंसर हम देखेंगे, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 12 की हम बात करते
हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है उसकी तरफ भी देख लेते हैं। ठीक है, लॉयंस शेर, लॉयंस इन इंडिया आर नाउ फाउंड इन, यानी जो इंडिया में जो शेर होते हैं कहां पाए जाते हैं, इंडिया में शेर कहां पाए जाते हैं, ऐसा कह रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में होते हैं। दूसरा कह रहा है फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश में होते हैं, फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में होते हैं, कि गिर फॉरेस्ट में होते हैं। बताइए, ये बहुत ज्यादा बार आया है, बहुत ज्यादा बार यह प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, जो सपोर्टर्स हैं काफी अच्छा आप लोगों का सपोर्ट रहता है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे। हिमांशु पांडे जी, वेद प्रकाश श्रेया, सोनम वर्मा, धीरज कुमार, विशाल सरोज, मोनिका सिंह और अभिषेक सिंह, आप सभी लोगों का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है। ठीक है, और कल का जो हमारा प्रश्न था आप सभी लोगों ने अभी जो मैंने नाम बताया, ठीक है, नंदनी कुमारी से लेकर अभिषेक सिंह तक, आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा था उत्तर। तो इसका देखिए लाइन कहां है इंडिया में, गिर फॉरेस्ट। ये गिर कहां है भाई, गिर फॉरेस्ट कहां है, गिर है, गी से गिर, गी से गिर और गी से गुजरात। ठीक है, ग से गिर, ग से गुजरात, गुजरात में है। और यहां किसका, शेर, बब्बर शेर। ठीक है, ये शेर, शेर का जो है बिल्कुल यहां पर शेर उपस्थित होते हैं, शेर होते हैं। ठीक है, चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ ही हम बढ़ लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टेंडन कनेक्ट्स, जो टेंडन होता है किसको जोड़ता है, टेंडन किसको जोड़ता है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें टेंडन किसको जोड़ता है। ठीक है, देखिए पसीना से तरबतर भी हो रहे हैं। ठीक है, टेंडन किसको जोड़ता है देख रहे हैं, इसको भी देखिए, इससे आपका मनोबल और बढ़ेगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा लिगामेंट विथ मसल्स, मसल लिगामेंट से जोड़ता है। कह रहा बोन विथ मसल्स, कार्टिलेज विथ मसल्स, बोन विथ बोन, बोन विथ बोन नहीं है, कार्टिलेज विथ मसल्स नहीं है। अब बताइए दो में क्या होगा, दो में क्या होगा, बी, बहुत ही अच्छा। ठीक है, बोन विथ मसल्स, बोन विथ मसल, बम को जोड़ता है, बम, टेंडन बम, बम का मतलब बीएम। ठीक है, बम को जोड़ता है टेंडन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है उसकी तरफ भी देख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ आरबीसीएस आर प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर दे विल। ठीक है, कह रहा है कि अगर आरबीसी को प्लेस्ड किया जाए इन डिस्टिल वाटर में, किसमें, डिस्टिल आशुद्ध जल में, अगर आरबीसी को छोड़ दिया जाए, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स को डिस्टिल वाटर में रख दिया जाए, तब क्या होगा, डिस्टिल वाटर में रखने पर आरबीसी को तब क्या हो जाएगा। देखिए डिस्टिल वाटर है, इसकी कंसंट्रेशन कम होता है, डिस्टिल वाटर इसका कंसंट्रेशन कम होता है, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो जीव द्रव्य है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या होता है, इसमें जो है आप जानते हैं कि सेमी परमेबल अगर मेम्ब्रेन है तो उसके द्वारा लो से यानी हायर कंसंट्रेशन की ओर, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है। जब प्रवाह होता है इधर चलेंगे तो ये क्या करेगी, धीरे धीरे स्वेल करने लगेगी। देखिए कह रहा है कि श्रिंक एंड कोलैप्स नहीं, सिक टुगेदर, स्टिक टुगेदर नहीं, कह रहा है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड बर्स्ट, मतलब ये आयतन में बढ़ेगा और सिर्फ फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जी इसका यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बिल्कुल सी नंबर, सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कोगुलेशन, स्कंदन रक्त का, यानी कोगुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त का स्कंदन, रक्त का थक्का बनना। कह रहा इन वेसल्स, कहां, वेसल्स में इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग नॉर्मल सर्कुलेशन बाई, अगर समान रूप से सर्कुलेशन होता है, समान रूप से परिसंचरण होता है, उस समय वेसल्स में जो रक्त का स्कंदन होता है उससे कौन बचाता है। नहीं तो देखिए अगर हम लोग ऐसे हो जाएं तो बिल्कुल, अगर ब्लड है यहाँ हमारी जो शरीर में जमता नहीं है, अगर बर्फों में रख दिए नहीं जमता है, क्यों नहीं जमता है, उसको आखिर कौन बचाता है, कोआगुलेशन करने से कौन बचाता है, ऐसा कह रहा है। तो कह रहा है कैल्शियम होता है कि हिपैरिन होता है कि प्रोथ्रम्बिन होता है कि हाई बॉडी टेम्परेचर होता है, क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, इसका जो राइट आंसर है वह है बिल्कुल हिपैरिन, हिपैरिन इज द राइट आंसर, हिपैरिन ही क्या करता है, बचाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नहीं, ये क्या, देखिए
अगले प्रश्न के स्थान पे जी बिल्कुल जो मैंने कल प्रश्न पूछा था आप लोगों से, ठीक है, वो प्रश्न का आंसर जिन्होंने दिया था एक बेहतरीन कमेंट के साथ उनका कमेंट यहाँ शामिल किया गया है। हालांकि सभी लोगों का कमेंट तो शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ लोगों के जरूर शामिल किए जा सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए कई लोग ऐसे चैनल पे जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको देखिए डेली के डेली नोटिफिकेशन पाना है, अब यह जो प्रैक्टिस सेट है डेली चलेगा भाई, डेली चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो एक बार आप लोगों की बिल्कुल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में जो घंटी या घंटा का बटन है उसको भी आप दबा दीजिए, ठीक है, ऑल करके, ताकि आपको पूरे नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो देख लिया जाए क्या था। कल हमने पूछा था कि जो जल होता है, जो किस जल का उपयोग पेड़ पौधे करते हैं वृद्धि के लिए, कौन सा जल का अवशोषण होता है, तो ये संगीता यादव देखिए क्या लिखती हैं। संगीता यादव जी लिखती हैं कि 21 का कल 21वां प्रश्न था, आज भी हम उस प्रश्न को एक प्रश्न को शामिल किए हैं। बिल्कुल आज के भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। लिखती हैं 21 का राइट आंसर इज डी इज द राइट आंसर है कैपिलरी वाटर। जी बिल्कुल, जो पेड़ पौधे जो भूमि से मृदा से जल का अवशोषण करते हैं वह होता है केशिकत जल होता है, कैपिलरी वाटर होता है, इनका राइट आंसर है। लिखती हैं सर जी मैं आपको स्टार्टिंग से ही फॉलो करती हूं, मतलब शुरुआत से हमने भी देखा था बिल्कुल हमारे चैनल पे शुरू से ही ये संगीता यादव जी बिल्कुल हैं और कहती हैं शुरू से फॉलो करती हैं, आपके सारे बायोलॉजी के वीडियो देखा है एंड नोट्स भी बनाया है। बिल्कुल नोट्स भी आप बना लीजिए लेक्चर के, अभी कुछ समय में लेक्चर भी होने वाले हैं। देखिए अभी कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हैं जिस कारण से ये प्रैक्टिस सेल बिल्कुल चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि सुबह में भी एक हिंदी में जो कि एसएससी बैंक रेलवे और बिल्कुल IAS PCS जो सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन है उसको मैं शामिल करूंगा, बिल्कुल हिंदी में होंगे, ठीक है, हिंदी में होंगे, मजेदार प्रश्न होंगे, चैप्टर वाइज होंगे, वो सुबह में हमारी चलेगी बिल्कुल क्लास, और यह बिल्कुल 9:30 बजे है शाम में TGT PGT नीट के लिए, तो यह चलेगी ही, ठीक है। और लिखती हैं आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अगर स्टाइल पसंद है, ठीक है, लेकिन हाँ ये स्टाइल पसंद होने के साथ साथ आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तब भी मुझे आपकी पढ़ाई पसंद होगी। आपका सिलेक्शन जरूरी है, समझ रहे हैं। तो हम आप यही ईश्वर से कामना करेंगे कि आप सभी लोग का सिलेक्शन हो, ठीक है, आप सभी लोग का सिलेक्शन हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। एक बार फिर से देखिए सोनाक्षी शर्मा जी का भी एक कमेंट है, इनको भी देख लिया जाए भाई, ठीक है। ये भी लिखती हैं कि किसका डी राइट आंसर है कैपिलरी वाटर इसका राइट आंसर है। गुरुजी प्रणाम भैया प्रणाम, ठीक है, आपको बहुत बहुत प्रणाम। लिखते हैं गुरुजी आप बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं और साथ में ट्रिक बताते हैं। भाई देखिए जो क्वेश्चन है उनके ट्रिक बनते हैं तो मैं बना देता हूं, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आगे क्लास में, ठीक है। और मैंने कहा कि अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप, ठीक है, ताकि मजा और आगे आ जाए, ठीक है। आपकी ट्रिक बहुत पसंद आई, आप हमारे लिए एनर्जी बूस्टर, देखिए ये एनर्जी बूस्टर, ठीक है, एनर्जी बूस्टर हैं आप, ऐसे ही हमारे साथ बने रहना सर, हम अपनी मंजिल पा लेंगे, यू आर ग्रेट। भाई मैं चाहता हूं कि आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं बिल्कुल ये प्रयास कर रहा हूं डेली के डेली। अगर आप लोगों के पास, देखिए उन्होंने तो लिख दिया भाई, अगर आप लोगों को कोई सुझाव हो तो बिल्कुल कमेंट में करिएगा, वीडियो खत्म होने के बाद आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, आपके कमेंट को मैं शामिल करूंगा, आपके सुझाव को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ये देखिए एक और बात आ गई यहाँ पर। आप देखिए हरिओम मिश्रा जी हैं, हरिओम मिश्रा जी आप क्या लिखते हैं, देखिए लिखा गया है आपके द्वारा कि जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। साधु की जाति नहीं पूछी जाती है, साधु संत महात्मा की जाति नहीं पूछी जाती है, ईश्वर के सभी लोग बिल्कुल जाप करते रहते हैं। पूछ लीजिए ज्ञान, साधु से आपको ज्ञान लेना है तो केवल ज्ञान से मतलब कि उनकी जाति से नहीं। और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, बिल्कुल म्यान से अगर हम तलवार निकालते हैं, हमको तलवार से मतलब है, उस म्यान से मतलब नहीं है, ठीक है। आप लिखते हैं आदरणीय गुरुदेव शिक्षक हमेशा से ही पूजनीय रहे हैं, वो अपने छात्रों के हित के साथ साथ समाज के उत्थान में भी अहम भूमिका निभाते हैं, भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। आप लोग उन्हीं में से एक हैं। बिल्कुल आजकल खान सर, देखिए आप देखिए बिल्कुल खान सर को लेकर बहुत बात हो रही है, वो बहुत ही उम्दा पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। खान सर
इज द बेस्ट टीचर। खान सर वास्तव में बहुत ही उम्दा पढ़ाते हैं और एक बेस्ट हैं, बेस्ट शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना विचार अवश्य रखें। धन्यवाद सर। जी बिल्कुल, मेरा विचार तो यही है। देखिए, मैं जिस दिन से देखा हूं, बिल्कुल मैं भी थोड़ा सा सोच में आ गया हूं कि देखिए आज ऐसे लोगों पर, ऐसे लोग पर उंगली उठाया जा रहा है जो भविष्य निर्माता हैं, समझ रहे हैं आप। समझ लीजिए कि आप युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत हैं। खान सर बिल्कुल हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। आप उनकी नसों में, रग रग में आप बिल्कुल समाये हुए हैं और आपके द्वारा हर एक जो शब्द निकलते हैं वाकई में काफी ऊर्जा देने वाले हैं, ठीक है, जिससे छात्र ही नहीं, उनके जो गार्जियंस हैं उनको भी आपकी पढ़ाई से काफी लगाव है, उनको भी एनर्जी मिलती है। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं सर, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, हम सब लोग आपके साथ हैं। हम देखिए एक ही बात कहना चाहेंगे, हमने सुना भी है कि जिसकी कामयाबी रोकी नहीं जा सकती, लोग उसकी बदनामी करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, जिसकी कामयाबी रोकी नहीं जा सकती, लोग उनकी बदनामी करना शुरू कर देते हैं। तो सेम यही प्रोसेस चल रहा है। आप बिल्कुल निराश नहीं होइएगा, हम सभी लोग आपके साथ हैं, साथ हैं बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कुप्फर सेल्स इन मैमल्स। मैमल्स में जो कुप्फर कोशिकाएं होती हैं आर प्रेजेंट, कहां उपस्थित होती हैं, ठीक है। कुप्फर सेल्स मैमल में कहां प्रेजेंट होती हैं? का आप लिखते हैं स्प्लीन में, कि लंग में, कि लीवर में, कि पैंक्रियाज में? जी बिल्कुल बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, वह क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। बी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, सी इज द राइट आंसर, सी लीवर। लीवर में होती है कुप्फर सेल्स, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई, टाइम ज्यादा होने लगा इसलिए थोड़ा सा हमको स्पीड बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। लिखा है आप, ये क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। यानी कौन सा आयन मसल कंट्रैक्शन में सहायक होते हैं, कौन से आयन मसल कंट्रैक्शन में सहायक होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्नों को आपको देखना है, एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, और आप अपना कैलकुलेशन भी करते रहिए कि हमारा कितना क्वेश्चन सही हुआ। लिखते हैं पहला ऑप्शन है सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन। तो कौन सा आयन हेल्प करता है? बहुत ही अच्छा, ठीक है, कैल्शियम आयन। बहुत लोगों का जो उत्तर आ रहा है बिल्कुल डी नंबर आ रहा है, कैल्शियम आयन। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल यही है, कैल्शियम आयन इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन, लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड सीक्रेट्स। जो लैक्राइमल ग्रंथि होती है वो क्या स्रावित करती है? देखिए लैक्राइमल ग्लैंड क्या स्रावित करता है, कह रहा हार्मोन्स, की पस, की म्यूकस, की टीयर, ठीक है। किसका स्राव करती है लैक्राइमल ग्लैंड? ये टीजीटी पीजीटी में भी आ चुका है प्रश्न, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल फटाफट बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर बिल्कुल टीयर, ठीक है। अश्रु ग्रंथि है जो अश्रु को स्रावित करती है। अश्रु ग्रंथि लैक्राइमल ग्लैंड होती है जो अश्रु को स्रावित करती है। अगर आप ही रोने लगे तो आप ही की आंख से निकलने लगे टीयर, समझ रहे हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इन मैमल्स इज लोकेटेड, ठीक है, लोकेटेड इन, ठीक है। जो ताप नियमन का केंद्र होता है मैमल्स में वो कहाँ स्थित होता है? ताप नियामक का जो केंद्र होता है मैमल्स में कहाँ स्थित होता है? कह रहा है स्किन में होता है तो स्किन में होगा, नहीं होता है। कह रहा है पिट्यूटरी में, पीयूष ग्रंथि में, नहीं। कह रहा है डायंसिफेलान में, नहीं। कह रहा है हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही अच्छे, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं बहुत ही अच्छा है। इसी तरीके से बिल्कुल आप लोगों का कमेंट होना चाहिए, डी इज द राइट आंसर, हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए, उसको भी देख लिया जाए। देखिए कह रहा है Which of these are linked together in long chain to form protein, ठीक है। यानी कौन सा कह रहा है कि इसमें एक दूसरे से, निम्न में से कौन एक दूसरे से जुड़ करके बिल्कुल एक चेन बना देते हैं, चेन बना देते हैं। जैसे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट एक दूसरे से इसी तरीके से जुड़ जाते हैं तो एक चेन बना देते हैं। वो क्या होते हैं, ये इकाई क्या होती है जो जुड़ करके प्रोटीन की चेन बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन कह रहा प्यूरिन्स होते हैं, सुगर्स होते हैं, कि अमीनो एसिड होते हैं, कि ग्लिसरॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है, ठीक है। ये होते हैं अमीनो एसिड। क्या होते हैं? अमीनो एसिड। यानी एक कार्बन के द्वारा 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं। 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, ठीक है।
और तो इसमें जो है इसके द्वारा ये जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन। अमीनो एसिड ही इसकी इकाई होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, ठीक है, उसको भी देख लिया जाए। देखिए हाँ, ये किस नंबर का प्रश्न है, ये आज का प्रश्न आपके लिए है, आप लोगों को करना है, बिल्कुल इसका जवाब आपको देना है। कह रहा है देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर फॉर विच इज नीडेड इन द बॉडी। कह रहा है कि मोस्ट यानी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मुख्य जो है आपको गुणधर्म बताना है। कह रहा है कि मुख्य गुणधर्म क्या है जल का, जो कि किसके लिए, विच इज नीडेड इन द बॉडी, यानी जो जल शरीर के लिए आवश्यक होता है उसका मुख्य गुण क्या है, यानी जल जो शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है जल का क्या गुण है। ठीक है, कह रहा है इट इज अ लिक्विड, ये द्रव होता है, इट इज टेस्टलेस एंड कलरलेस, स्वादहीन और रंगहीन, इट कूल्स एंड द बॉडी, शरीर को ठंडा रखता है, इट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट अगर सही हुआ तो आपके कमेंट को बिल्कुल एक बेहतरीन कमेंट साथ अगर होगा आंसर तो आप अगले लेक्चर में जरूर शामिल होगा। ठीक है, तो आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक, फिर अगले लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।